नमस्कार। रेल ज्ञानांजलि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम करते हैं लर्न स्मार्ट क्रैक एग्जाम्स। आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिक कचरा, एक ऐसी समस्या जिससे निपटने के लिए भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016। अगर कोई रेलवे की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है तो ये टॉपिक बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे सवाल बार बार बनते हैं। चलिए आज इसे पूरी तरह से समझते हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि प्लास्टिक कचरे को मैनेज करने के लिए भारत के सबसे जरूरी नियम आखिर हैं कौन से? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हर एस्पिरेंट को पता होना ही चाहिए, और आज हम इसका जवाब पूरी डिटेल में जानेंगे। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 6 आसान हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले इसकी बेसिक बातें जानेंगे, फिर देखेंगे कि ये नियम किस किस पर लागू होते हैं, ईपीआर की जो कॉन्सेप्ट है उसे समझेंगे, फिर मेन बैन और रेगुलेशंस पर नज़र डालेंगे, सबकी साझा जिम्मेदारियों की बात करेंगे, और आखिर में एग्जाम के लिए एक फटाफट रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इन नियमों का आधार क्या है और इन्हें बनाया ही क्यों गया। यहाँ एक बहुत ज़रूरी फैक्ट आता है जिसे बिल्कुल याद रखना है। ये जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 हैं, ये किस कानून के तहत बनाए गए हैं? तो जवाब है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये इसकी कानूनी बुनियाद है, और ये सवाल अक्सर एग्जाम्स में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। अब इन नियमों के मकसद क्या थे? देखिए, इसके 4 बड़े लक्ष्य थे। पहला, प्लास्टिक कचरे को रेगुलेट करना। दूसरा, रिसाइकलिंग को प्रमोट करना। तीसरा, इससे होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। और चौथा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ये पक्का करना कि ये नियम सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के ग्रामीण इलाकों में भी लागू हों। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इन नियमों के दायरे में आता कौन कौन है? कानून ने अलग अलग लोगों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां बिल्कुल साफ साफ बताई हैं। सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर या उत्पादक। ये वो कंपनियां हैं जो प्लास्टिक का सामान बनाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है जो प्लास्टिक की बोतलें या पैकेजिंग मटेरियल बनाती है, वो एक प्रोड्यूसर है। फिर आते हैं ब्रांड ओनर्स, यानी ब्रांड के मालिक। ये वो कंपनियां हैं जो अपने ब्रांड नाम से मार्केट में प्रोडक्ट्स बेचती हैं। हो सकता है वो खुद प्लास्टिक ना बनाती हो, लेकिन प्रोडक्ट पर उनका नाम होता है। और आखिर में वेस्ट जनरेटर यानी कचरा उत्पादक। अब ये कैटेगरी सबसे बड़ी है। इसमें हर एक इंसान, हर घर, हर ऑफिस, हर दुकान, मतलब जो कोई भी प्लास्टिक कचरा पैदा करता है वो इसमें आता है। सीधे शब्दों में कहें तो हम सब इसमें शामिल हैं। चलिए अब इन नियमों के सबसे जरूरी, सबसे हेक्सियम हिस्से पर आते हैं, ईपीआर। ये कॉन्सेप्ट 2016 के नियमों का दिल है, और यकीन मानिए एग्जाम में इससे सवाल आने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। ईपीआर का पूरा मतलब है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व। ये एक क्रांतिकारी सोच है। क्यों? क्योंकि ये कचरे की जिम्मेदारी कंज्यूमर से हटाकर वापस उसे बनाने वाले यानी प्रोड्यूसर पर डाल देता है। मतलब कंपनी की जिम्मेदारी सिर्फ सामान बेचने पर खत्म नहीं होती, बल्कि जब वो सामान कचरा बन जाए तो उसके सही निपटान तक बनी रहती है। तो ईपीआर के तहत प्रोड्यूसर्स और ब्रांड ओनर्स के 3 मुख्य काम हैं। पहला, अपने प्रोडक्ट से पैदा हुए कचरे को इकट्ठा करने का सिस्टम बनाना। दूसरा, उसे सही तरीके से रिसाइकल या डिस्पोज करना। और तीसरा, ये पक्का करना कि प्रोडक्ट का एंड ऑफ लाइफ मैनेजमेंट ठीक से हो, जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। अब कुछ ठोस नियमों और नंबर्स पर ध्यान देते हैं जिन्हें याद रखना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। ये वो नियम हैं जिन्हें सीधे तौर पर लागू किया गया है। देखिए, 2016 के नियमों में यह तय किया गया कि प्लास्टिक कैरी बैग की कम से कम मोटाई 50 माइक्रोन होनी चाहिए। इससे पतले प्लास्टिक बैग पर बैन लगा दिया गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये नियम समय के साथ और भी सख्त हुआ। 2016 में जो 50 माइक्रोन की लिमिट थी, उसे 2021 में बढ़ाकर 75 माइक्रोन किया गया, और फिर 31 दिसंबर 2022 से इसे 120 माइक्रोन कर दिया गया। मकसद ये था कि प्लास्टिक बैग्स मोटे बने, ज्यादा चलें और उन्हें रिसाइकल करना आसान हो। एक और बहुत बड़ा कदम 2022 में उठाया गया, सिंगल यूज प्लास्टिक। मतलब जो प्लास्टिक एक बार इस्तेमाल होकर फेंक दिया जाता है, उसकी कई चीज़ों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। इसमें प्लास्टिक के चम्मच, कांटे, स्ट्रॉ, प्लेटें और सजावट में यूज होने वाला थर्मोकॉल जैसी चीजें शामिल हैं। देखिए, ये नियम सिर्फ सरकार या कंपनियों पर ही नहीं बल्कि समाज के हर हिस्से पर जिम्मेदारी डालते हैं। आइए देखते हैं कि किसकी क्या भूमिका तय की गई है। यहाँ जिम्मेदारियों का बंटवारा बिल्कुल साफ है। वेस्ट जनरेटर्स यानी हम सब, हमारी जिम्मेदारी है कचरे को अलग अलग करना और गंदगी न फैलाना।
वहीं जो लोकल बॉडीज हैं जैसे नगर पालिका, उनका काम है कचरा कलेक्शन का सिस्टम बनाना। और आखिर में प्रोड्यूसर्स को अपना ईपीआर का जो ढांचा है उसे लागू करना होता है। चलिए, अब एग्जाम से ठीक पहले एक फटाफट रिवीजन हो जाए। वो सारे सबसे ज़रूरी फैक्ट्स जिन पर एक तेज़ नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। 2 सबसे बुनियादी बातें। नियम लागू कब हुए? साल 2016 में। और किस कानून के तहत बने? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये दोनों याद रखिए। अगर इन नियमों से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो है ईपीआर, यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इन नियमों की आत्मा है, इसका कोर कॉन्सेप्ट है। और आखिर में 2 सबसे ज़रूरी डेट्स और नंबर्स। सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन कब लगा? 2022 में। और प्लास्टिक कैरी बैग के लिए फाइनल मोटाई का नियम क्या है? 120 माइक्रोन। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 भारत में इस बड़ी समस्या से निपटने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कानूनी फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। तो एक बात तो साफ है, ये नियम कागज पर बहुत मजबूत हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि आने वाले 10 सालों में इनका जमीनी स्तर पर अमल भारत के पर्यावरण का भविष्य किस तरह तय करेगा। ये एक बड़ा सवाल है और इस पर सोचना हम सभी के लिए जरूरी है।